वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्शन 55 जो 52 से लेके 55 के बीच जो कैरेक्टर्स थे वो मैंने कर लिए थे कि कैरेक्टर्स सिविल केस के अंदर या क्रिमिनल केस के अंदर कब रेलिवेंट है कब नहीं है, बैड कैरेक्टर कब रेलिवेंट है, वो सब 52 से लेके 55 के बीच हमने कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे का जो चैप्टर है भाग 3 चैप्टर तो 3, अब इसके अंदर हमने आज क्या करना है तो वह है फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड मतलब ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं। ये कहता है ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना मतलब जिनको प्रूव करना आवश्यक नहीं है। प्रूव मतलब साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब ऐसे कौन से तथ्य हो सकते हैं कि जिनको साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो कोर्ट उनको प्रूव ही मान लेगा। अगर ऐसे फैक्ट कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट ये कहेगा कि ये प्रूव है। ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। और ये 56 से लेके 58 तक 3 सेक्शंस हैं, 56 to 58। बात अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर की करें तो 51, 52 एंड 53 3 सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर का। तो इनका सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, बाकी जो कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जो चीजें बढ़ी हैं और जो चीजें हटाई गई हैं, मतलब जो ऐड हुआ है और जो रिमूव हुआ है, वो सारा मैं अभी आपको एक एक सेक्शंस के अंदर जो जितना ऐड हुआ है वो बता दूंगा, जितना रिमूव किया गया है वो भी बता दूंगा। पहले सेक्शंस क्या कहती है वो बता दूंगा। अब सेक्शंस का क्या मतलब निकलेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर वो बता दूंगा, क्योंकि लॉ इफेक्ट में आ जाएगा 1 जुलाई से। तो पढ़ना तो अब कंपलसरी है ही, इसको पढ़ना ही है। अभी जो एग्जाम्स निकल गए हैं उनके अंदर हो सकता है इसको ना पूछे, पर आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर कंपेयर करके कंफर्म पूछेगा। और हो सकता है कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आगे आने वाले एग्जाम के अंदर सिलेबस भी आपका ये नई वाला आ जाएगा। तो वो आगे आने वाला टाइम बताएगा कि कब से सिलेबस इंक्लूड होगा एग्जाम्स के अंदर, तो वो देखने वाली बात होगी। तो आज हम समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो कोर्ट के सामने आ जाए जिनके ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, जुडिशियली नोटिशेबल है। आज एक्चुअल में पूरी क्लास हमारे ऊपर इसी के ऊपर होगी, जुडिशियल नोटिसिएबल, इस टॉपिक के ऊपर कि किन के ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 56 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 51 होगी। सेक्शन 56 कहती है फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव, मतलब ऐसे फैक्ट जो न्यायिक रूप से क्या है, न्यायिक रूप से जुडिशियली नोटिसेबल है। मतलब इसका मतलब होता है न्यायिक रूप से अविच्छिन्नीय तथ्य, अविच्छिन्नीय तथ्य। तो अगर ऐसे कोई है जो जुडिशियली नोटिसेबल है, न्यायिक अविच्छिन्नीय तथ्य है, तो उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो ये जो वर्ड जो यूज हुआ है जुडिशियली नोटिशिएबल, इस वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अगर ये वर्ड आपको समझ में आ गया तो जो भी सेक्शंस हैं वो समझ में आ जाएंगे कि कोई फैक्ट कब कोर्ट के अंदर जुडिशियली नोटिसेबल होगा। तो अगर एक लाइन के अंदर इसका मतलब निकालें तो ऐसी सिचुएशन जब कोर्ट
किसी फैक्ट को रिकॉग्नाइज करे विदाउट प्रूफ कि समथिंग अनएग्जिस्टिंग, वो मतलब विदाउट प्रूफ के ये रिकॉग्नाइज करे कोर्ट कि इस चीज का अस्तित्व है, इस फैक्ट का अस्तित्व है, जिसको कोर्ट मतलब बगैर प्रूफ ये माने कि इस चीज का अस्तित्व है, उसे हम कहेंगे जुडिशियली नोटिसेबल। और सिंपल भाषा में कहें, ऐसे तथ्यों जिनको देखकर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनको प्रूव करने के लिए किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही प्रूव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई हमारी पार्लियामेंट ने कानून बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, अब इस लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ऐसा फैक्ट हो, तो इस चीज के ऊपर जुडिशियली नोटिसेबल है, ये कानून है भारत का, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसके ऊपर ये कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि कानून है, अब ये कानून भारत का ही है, ये प्रूव करके दिखाओ। अब उसके लिए क्या करो, संसद में कैसे कैसे ये पास हुआ, किस किस मोशन से गया, फिर राज्यसभा में पास हुआ कि नहीं, लोकसभा में पास हुआ कि नहीं, एक कानून बना हुआ है और उसके बारे में अगर कोई फैक्ट है तो वो कानून जुडिशियली नोटिसेबल है और उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आएगी, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। और एग्जांपल से समझा दूं, कोई और इजी वे बताता हूं, ये कोर्ट है, ये कोर्ट है, ये ए व्यक्ति है, चलो ऐसे समझाते हैं आपको, ये ए व्यक्ति है, ठीक, और ये एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। अब फलानी मान के चलो आज 1 तारीख है, अब 1 तारीख को इस व्यक्ति को इस कोर्ट के अंदर आना था, ये नहीं आया, ठीक। अब ये सपोज करो कि ये जब नेक्स्ट इसकी तारीख थी उस पे आया तो कोर्ट ने तब वारंट कर दिए थे इसके। तो अब ये कोर्ट के अंदर ये बताता है कि जिस दिन वो तारीख थी उस दिन पूरे भारत में जो ट्रेनें थी उनकी हड़ताल थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, ठीक। एक तो ये बात हो गई। तो ये बात हड़ताल थी, ये जुडिशियली नोटिसेबल है, क्योंकि हड़ताल हुई थी तो पूरी न्यूज में आई होगी, सब जगह आई होगी, सबकी नॉलेज में आई होगी, सभी को परेशानियां होंगी, तो ऐसी चीज तो कोर्ट को भी पता होगी कि भाई ये हड़ताल थी। तो ऐसा फैक्ट जो ये फैक्ट इसका जो है ये जुडिशियली नोटिसेबल है। चलो एक बात इनकी हुई, अब दूसरी बात इनकी भी ले लेते हैं कोई एक बात। इनकी बात ये कोई ऐसा फैक्ट दे रहे हैं कि इस दिन ये कोर्ट नहीं आए, ठीक है, कोर्ट नहीं आ पाए। अब इनके वकील साहब ने कोर्ट में एक फैक्ट रखा कि ये जो अक्यूज पर्सन है ये कोर्ट इसलिए नहीं आया कि जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर आज के दिन क्या है, उत्तर प्रदेश को पूरा बंद किया गया है, बंद घोषित करा गया है, मतलब उत्तर प्रदेश से आवागमन पूरी तरह से बंद है। तो अब ये मान के चलो इसको किसी को दिल्ली वाली कोर्ट है, इसके अंदर इसको आना है, तो इसने इन्फॉर्मेशन वकील साहब के जरिए भेज दी कि मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। तो जो वकील साहब ये फैक्ट बोलेंगे ना कोर्ट के अंदर, ये जो बात रखेंगे, तो ये बात कि उत्तर प्रदेश बंद है तो सभी की जानकारी में होगी, बंद होगा तो बंद होगा, तो न्यूज में होगा, कोर्ट की नॉलेज में होगा, वेबसाइट पे होगा, नोटिफिकेशंस होंगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें होंगी अगर ऐसा कुछ है। तो ऐसा फैक्ट, ऐसे फैक्ट को कहते हैं जुडिशियली नोटिसेबल, मतलब ऐसा फैक्ट जो सबकी जानकारी में है, अगर सिंपल लाइन में बोले, और ऐसे फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, इस लाइन को समझते हैं। तो पहले वाले में जब ये रेलवे की हड़ताल थी जुडिशियल नोटिसेबल हो गया। अब इसके लिए ये कहे हड़ताल है इसलिए नहीं आए थे नेक्स्ट डेट पे, अब ये जज साहब ये कहें कि इसके लिए क्या दो, मुझे सबूत दो, आप इसको प्रूव करके दिखाओ कि कैसे ट्रेन की हड़ताल थी। तो ये क्वेश्चन नहीं उठा जा सकता ऐसे सवाल पे। इसके लिए फैक्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रूफ देने की, सॉरी फैक्ट नहीं, प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही ये चीज प्रूफ मानी जाएगी। सेम ये जो मैंने बी पर्सन था इसके बारे में बताई थी आपको, सेम इसका भी है। अगर
इसने कोई चीज बोली हुई है ना और वो जुडिशियल नोटिसेबल है, तो इसको भी कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं। इनके जो काउंसिल जिन्होंने कोर्ट के अंदर सबमिशंस दिए हैं अपने बताए, इनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं कोई भी, वो जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है ये। क्योंकि उत्तर प्रदेश बंद है तो वो तो बड़े पैमाने पे बंद हुआ होगा, तो जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड। ठीक, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड। ठीक, कहने का मतलब यही है, जिस भी फैक्ट के ऊपर जुडिशियल जो नोटिस ले लिया गया है, जो जुडिशियल नोटिसेबल है, जो मैंने बता दिया आपको, जुडिशियल नोटिस का मतलब ऐसा कि कोई उसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करे कि कोई ऐसा फैक्ट है जो विदाउट प्रूफ अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनको हम प्रूव ही मानते हैं, जैसे हमारे कोई कानून हो गए, कोई रूल हो गए, है ना, प्रेसिडेंट की स्टैंप हो गई, कोर्ट की स्टैंप हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्रूव करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो अपने आप में स्टैंप लगी है, मतलब ही प्रूव है, ये कोर्ट की स्टैंप है, बात खत्म, उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। 56 ये कहती है कि ऐसे फैक्ट, अगर एक लाइन में कहूं कि जो जुडिशियल नोटिसेबल है उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट उनके ऊपर क्या करेगा, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। मतलब सिंपल, जिस फैक्ट के ऊपर जुडिशियल नोटिस कोर्ट ने ले लिया है उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल मतलब यही है। अगर इसका बिल्कुल शुद्ध हिंदी अगर बताएं हिंदी भाषियों के लिए, तो उसका मतलब है जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, न्यायिक अपेक्षा मतलब जुडिशियल नोटिस लेगा, न्यायिक अपेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। सिर्फ इतनी सी लाइन कहती है। अब इससे आगे की सेक्शन में पढ़ाऊंगा, उसको फिर 56 पे मैं जंप करके आऊंगा और फिर समझाऊंगा आपको कि 56 और 57 में अंतर क्या है। फिर मैं ये बताऊंगा 58 के अंदर अंतर क्या है, क्योंकि तीनों जो सेक्शंस हैं वो बात करती है फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तीनों सेक्शन इसी की बात करती हैं कि तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। और साबित किया जाना आवश्यक कब नहीं है, जब जुडिशियल नोटिस लिया गया हो या 58 के अंदर ऐसी कंडीशन हो कि उनको चीजों को एडमिट कर लिया गया हो। अभी 58 आएगी तो मैं उसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, विस्तार से समझाऊंगा आपको। अभी आप 56 समझो, और 56 बड़ा क्लियर कहती है कि ऐसे तथ्य जिनकी ऊपर न्यायालय क्या करता है, जुडिशियल नोटिस ले लेता है, न्यायिक अपेक्षा कर लेता है, उन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन जो है 57, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 52। तो एक चीज तो ये याद रखनी है आपको, और ये जो सेक्शन है ना 57, इससे बहुत प्री के क्वेश्चन बने हैं। इवन मैं ये कहूंगा तीनों सेक्शंस है ना, मेंस के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यूज। 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर क्या हो जाएगी 52, और इसकी जो लैंग्वेज है वो कहती है फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। अब ये जो मैंने मस्ट और ये सेल लगाया हुआ है रेड से जो मैंने लिखा है, ये मतलब है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वर्ड था, इसको रिप्लेस करके जो ग्रीन लिखा हुआ है इसको ले आए, इस मस्ट की जगह सेल लिखा है। तो जनरली हमारे मैक्सिमम सेक्शन के अंदर मे और सेल वर्ड यूज था। मे का मतलब होता था कि जज की डिस्कशन पावर है, जहां सेल है वहां बड़ा क्लियर हो गया कि जज साहब भी बाउंड हो गए। तो ये मस्ट के ऊपर, ये मस्ट जो था ये इंटरप्रिटेशन का स्कोप करता था, तो इसके ऊपर कई जजमेंटें आई, जजमेंट में डिसाइड करे कि इसका मतलब भी सेल है,
इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये जो नीचे जो सारणी दी गई है, 13 जो पॉइंट ये दिए गए हैं, आई होप आप सब अपना बेयरक्ट खोल के ही साथ में पढ़ते होंगे। तो उसके अंदर जो 13 पॉइंटर्स जो दिए गए हैं, उनके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उनके ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा ही लेगा। और कोर्ट अगर जुडिशियल नोटिस ले रहा है तो इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है कि उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जुडिशियल नोटिस लेने का ही मतलब है कि ऐसे फैक्ट जो एग्जिस्टेंस रखते हैं कि उनको अपने आप में कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस रखते हैं कि उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही प्रूव है। तो मस्ट की जगह पे सेल वर्ड यूज करा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर। तो जो इंटरप्रिटेशन का स्कोप था उसको हटा दिया। बड़ा क्लियर हो गया कि सेल का मतलब सेल है, यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। पर वहीं अगर इसके पहले वाली सेक्शन पे जाए, अगर हम 56 पे, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन पावर है। उसके अंदर कोई आपको सारणी नहीं दी गई है कि किस किस के ऊपर वो लेने के लिए बाध्य है कि लेगा ही लेगा। वहां वर्ड यूज हुआ है बिल कि लेगा। अब लेगा उसकी नजर में, अगर कोर्ट की नजर में लगता है कि ये फैक्ट क्या है, जुडिशियल नोटिसेबल है, तो वो लेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब कि कुछ भी करेगा जज। अगर जो सबको लग रहा है, जो एक्चुअल जो जुडिशियल नोटिसेबल चीज है वो तो सबको दिखेगी। अब कानून है तो कानून है। अगर कोई ट्रेन की अगर स्ट्राइक हो गई है तो स्ट्राइक हो गई है। अगर कोई हॉलीडे पहले से नहीं थी, अब गजिस्टर्ड हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है तो कर दी गई है। वो जुडिशियल नोटिसेबल है, वो फैक्ट है, वो प्रूव है, डिसाइड है। तो ऐसी चीज को तो इसीलिए कहा गया 56 जो है ना, वहां वो जज को डिस्क्रिप्शन देता है पावर, और 57 है वो जज को बाउंड कर देता है, इस लिस्ट तक सीमित कर देता है कि इस लिस्ट के अंदर जो चीजें है ना उसके ऊपर तो आपको लेना ही पड़ेगा जुडिशियल नोटिस। उसके लिए तो आप मना ही नहीं कर सकते। उसके लिए तो आप कह ही नहीं सकते कि अगर इन 13 जो इस नंबर्स हैं इनके अंदर की कोई चीज अगर है तो इनके ऊपर अगर कोई वो है, अगर कोई फैक्ट आता है तो वो कह ही नहीं सकते कि इसको प्रूव करो, वो ऑलरेडी प्रूव है और इसके लिए कोर्ट भी बाउंड है। बिल्कुल वकील साहब कह सकते हैं कि सर इसके लिए आप फैक्ट नहीं मांग सकते। अगर कोई जज मांग भी लेना तो बिल्कुल अड़ के वकील साहब कह सकते हैं सर इसके लिए आप फैक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये 13 जो लिस्ट है ना इसके लिए तो आपको भी बाउंड करा गया, आपकी डिस्कशन नहीं है। आपकी डिस्कशन 56 के अंदर है। इन 13 जो आइटम्स हैं जो लिखे हुए हैं इनके अलावा कुछ आता है ना तो 56 के अंदर फॉल करेगा और उसमें कोर्ट देखेगा कि ये भी क्या जुडिशियली नोटिसेबल है। मतलब हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने 57 के अंदर तो एक लिस्ट दे दी कि ये तो है ही, इसके अलावा कुछ आए तो 56 के अंदर देख लो उसे, और उसके ऊपर जुडिशियली नोटिसेबल अगर वो है तो कोर्ट ले ले जुडिशियल नोटिस, है ना। और जैसे जुडिशियल नोटिस लिया तो उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट टू प्रूव। उन्हें साबित किया जाना क्या है, आवश्यक नहीं है। तो 57 और 56 में जो मेजर डिफरेंस था वो यही था डिस्क्रिमिनेशन का। जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है ना, विवेकाशील शक्ति, वो 56 के अंदर है, जैसे आपके पास 57 के अंदर बिल्कुल नहीं। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ये चीज आपको वीआर एक्ट नहीं बताती है, ये अंडरस्टूड है। हर लॉ के पीछे, हर सेक्शन के पीछे लॉ मेकर्स का एक मोटिव है, एक उसका उद्देश्य है, इसीलिए है। अब जो मैंने बता दिया आपको, जहां मैंने रेड किया हुआ है उसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारा ये एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर था। अब जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये चेंज हुआ है, और बाकी जो रेड से लिखा है वो चीजें हट गई हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, अब वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। जहां रेड से लिखा हुआ है आप समझ लो कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर लिखा था। जहां ग्रीन है वहां पे बड़ा क्लियर समझ लो कि ये चीज ऐड करी गई है, और रेड वाली हटा दी, ये वाली ऐड कर दी। बड़ा सिंपल सा है। और जहां जहां ग्रीन है इसका मतलब ये साफ है कि भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसके अंदर ये नहीं थी, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ऐड करी गई है।
और बाकी जो ब्लैक से है वो तो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। ये लाइन, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, नेमली, ऐड किया गया ग्रीन से। अब जो यहाँ पे एबीसी करके जो लिखे हैं, इसकी जगह इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सीरियल नंबर दिए थे 1 2 3 4 5 सो एंड सो, है ना। जैसे ये 5 नंबर आ गया डी के बाद, मैंने लिख दिया, ये पूरी लाइन ही डिलीट कर दी है और इसकी जगह कुछ नहीं लाई है, डिलीट ही कर दी इसको। तो एक एक हम चीज समझते हैं कि वो क्या लिस्ट है और उसको समझते हैं, जिसके ऊपर कोर्ट क्या करेगा, शैल टेक जुडिशियल नोटिस, मतलब लेगा ही लेगा। तो पहली बात, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सभी लॉज, है ना, सभी कानून विधियां जो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर, जो भारत है उसके अंदर लागू होती। ठीक, एक तो बात ये तो बात एविडेंस एक्ट के साथ कॉमन है। ये प्री के लिए पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा एक है जो 57 के अंदर फॉल करता है, ऐसे। तो ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये 1 नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर लिस्ट थी, इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था। ऐड जो करा है उसमें ये करा, इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ये चीज ऐड करी है। अब पहले क्या था कि जो इंडिया के अंदर जो लॉ फोर्स हो रहे थे, टेरिटरी ऑफ इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो हो रहे थे लॉस, केवल वही जुडिशियल नोटिसेबल थे। तो इन्होंने कह दिया इसके साथ में सम्मिलित है, इंक्लूडिंग है लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। मतलब ये है कि जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर प्रचलित विधियां भी सम्मिलित है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो विधियां है, जो कानून है, जो लॉज हैं, वो तो है इसके अंदर शामिल, वो तो जुडिशियल नोटिस उन पे लिया ही जाएगा, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी राज्य क्षेत्र से बाहर भी जो विधियां हैं उनके ऊपर भी लागू, ये चीज आपको ऐड कर दी है एविडेंस एक्ट के अंदर। तो पढ़ना तो अब हमें है ही सब कुछ। तो पहली बात तो ये, अब इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे कि क्यों इसको ऐड करा। अब सपोज करो भारत के अंदर कोई कानून है और उस कानून के लिए आप किसी की एफआईआर काटो, तो भैया वो यही कह देगा कि ये कानून सही भी है कि नहीं है, मैं कैसे मानूं, प्रूव करो इसे कोर्ट के अंदर। भाई साहब यही वो बोल दे एफआईआर के बाद कि जो एफआईआर करी है सेक्शंस के अंदर आपने, इस कानून के अंदर ये सही है, ये पहले प्रूव करो। तो पहले तो यही प्रूव करना पड़ेगा कि सेक्शन सही है कि नहीं है, कानून सही है कि नहीं। तो अब इसके लिए वो कह सकता भैया बताओ मुझे, पार्लियामेंट लाए, प्रूव लाए, कौन से दिन किस किस के सामने क्या क्या चीजें करी गई हैं। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारी उसके ऊपर। तो ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन करने की, ये लॉ है, बस लॉ कंफर्म है, ये पास होके आया, पार्लियामेंट ने बनाया, ये प्रॉपर सही लॉ है ये, और इसे हम मान रहे हैं, बस बात खत्म। ये जुडिशियल नोटिसेबल है और इसके ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया ही जाएगा, और इसमें जज साहब की कोई मर्जी नहीं है, उन्हें नहीं लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड और हियर आफ्टर टू बी पास बाई पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सारे पब्लिक एक्ट्स जो पास हुए हो, चाहे पहले चाहे बाद में, पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा पास करे गए हो। एंड ऑल लोकल एंड पर्सनल एक्ट, लोकल और पर्सनल एक्ट्स डायरेक्टेड बाई पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जिनको डायरेक्टेड किया गया हो किससे, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के द्वारा, टू बी जुडिशियल नोटिस, उनके ऊपर जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। तो ये तो बात लिखी हुई थी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर।
अब इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। पर आपको ये चीज याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन भी इससे पूछ लेता है। अभी डिलीट हुआ है, जिस दिन सिलेबस में नहीं रहेगा तब की बात अलग है, पर अभी आपको याद रखना है। नए लॉ के अंदर इन्होंने क्या ऐड करा है, इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब अंतरराष्ट्रीय संधि। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है तो वो भी जुडिशियल नोटिस के अंदर आएगी, वो भी जुडिशियल नोटिसेबल है। एग्रीमेंट, कोई करार हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच, कंट्री के बीच, है ना। और कन्वेंशन विद द कंट्री और कंट्रीज, कोई एग्रीमेंट हुआ है कंट्री या कंट्रीज, बहुत सारी देशों के बीच में कोई कन्वेंशन हुई है। अब कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन भी एक ये तरह से मान लो कि कोई एक रूल बना लिए जाते हैं कि ये कन्वेंशन है, बस अभी समय कह लो इसे, है ना। कंट्री और कंट्रीज बाई इंडिया, मतलब कोई बाहर की कंट्रियों के बीच में हो या इंडिया की कंट्री के बीच में हो, और डिसीजन मेड बाई इंडिया, और ऐसे आदेश जो बनाए गए हो भारत के द्वारा, है ना, ऐसे आदेश। अब डिसीजंस को क्या कहेंगे, ऐसे निर्णय जो बनाए गए हो एट इंटरनेशनल एसोसिएशन और अदर बॉडीज, है ना, इंटरनेशनल एसोसिएशंस और कोई अदर बॉडी। अब इंटरनेशनल एसोसिएशंस का मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय संगमों, और इसके अलावा कोई और अदर्स बॉडी, उनके लिए अगर कोई निर्णय बनाए गए हो कि विनियमन बनाए गए हो, कोई नियम बनाए गए हो इंडिया के द्वारा, तो वो भी जुडिशियल नोटिसेबल। इससे ज्यादा इसको समझाने की आवश्यकता है नहीं। तीसरी बात, जो एबीसी है इंडियन ऑयल एक्ट के अंदर 1 2 3 करके, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लेना, मैंने लिखा नहीं है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3, ऐसे करके नंबर आप कर लेंगे इसको, है ना। तीसरा, एविडेंस एक्ट के अंदर सी है, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया तो है ही नहीं, पर उसके कोई प्रोसीडिंग्स हैं, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम की कोई प्रोसीडिंग्स है, पार्लियामेंट इंडिया की कोई प्रोसीडिंग्स है, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, स्टेट लेजिस्लेचर की कोई प्रोसीडिंग्स है, तो ये भी जुडिशियल नोटिसेबल। सिंपल शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम को हटा दिया। अब सिंपल बात अगर मैं करूं आपसे, तो भारत की संविधान सभा की बात हो, चाहे भारत की संसद की हो, और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही का अनुक्रम की बात हो, है ना, वो चीज के ऊपर प्रूव वो चीजें मानी जाएंगी, वो जुडिशियल नोटिस लेवल है, उसके ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा ही लेगा। 5 समझ लेते हैं, द असेसन एंड द साइन मैनुअल ऑफ द सोवरेन फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो ये सोवरेन वाली जो बात है, ये चीज बिल्कुल हटा दी गई है, पर इसको याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की अगर समय के साथ कोई साइन है उनकी क्राउन की संप्रभुता से रिलेटेड, तो ऐसी चीजें भी क्या होंगी, जुडिशियल नोटिसेबल होंगी। द सील ऑफ कोर्ट्स, 6 नंबर ले लो इसको, 5 तो बिल्कुल भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर डिलीटेड ही कर दिया, जो रेड है वो डिलीट है, बाकी जो ब्लैक से मैंने लिखा है ये कॉमन चीज है, जिसके अंदर कोई छेड़खानी जहां की गई है वो मैंने लिखा है, ग्रीन है मतलब इतना ऐड करा गया है, रेड है इतना हटाया गया है, ठीक। द सील ऑफ द कोर्ट ऑफ एडमायरलिटी एंड मैरीटाइम जुरिस्डिक्शंस, इसे समझो, एडमायरलिटी एंड मैरीटाइम जुरिस्डिक्शंस, इसका मतलब क्या होता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों की मुद्राएं, ठीक है। और
नवाधिकरण और सामुद्रिक अधिकारिता वाले न्यायालयों की, मैरीटाइम हो गया समुद्री जुरिडिक्शन से रिलेटेड, और एडमायरलिटी मैंने बता ही दिया, नौ से होता है, नौवहन से। नोटरीज पब्लिक हो गई। ऑल सील विच एनी पर्सन इज ऑथोराइज टू यूज बाई दी कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे कोई जो पर्सन है वो ऑथोराइज है, उसके सील हो कोई। बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई एक्ट हो पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का हो कोई, रेगुलेशंस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, है ना, भारत में विधि का बल प्रयोग करने वाले, विनिमय द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकरण। आपको ये मोटा मोटा याद रखना है। नोटरी हो गया, सील ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू यूज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये आपको याद रखनी है कि क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। 6 7 ले लेते हैं। द असेसन टू ऑफिस, ठीक है, नेम्स टाइटल्स, है ना, नेम्स हो गए किसी ऑफिस के, टाइटल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, signatures of the person filing for the time being any public office in any state if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette। अगर वो ऑफिशियल गजट के अंदर वो नोटिफाइड है तो ऐसे नेम, टाइटल, सिग्नेचर्स, है ना, और अपॉइंटमेंट्स, ये सब भी जुडिशियल नोटिसेबल है और इनके लिए कोर्ट क्या करेगा, फैक्ट नहीं मांगेगा उनको प्रूव करने के लिए, उनको प्रूव करने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट सेक्शन 57 के अंदर ही हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं 8 नंबर, द एग्जिस्टेंस, क्या अस्तित्व, किसका, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट। ठीक, तो यहां एवरी स्टेट तो छोड़ दो, इंडिया का तो एक ही फ्लैग है, समझ रहे, तो स्टेट वर्ड को हटा के अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर कंट्री ऐड कर दिया, स्टेट हटा दिया। पहले स्टेट था तो आप स्टेट भी याद रखोगे और कंट्री भी याद रखोगे, है ना। तो नेशनल फ्लैग ऑफ कंट्री, टाइटल ऑफ कंट्री और सॉवरेन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संप्रभुता, सॉवरेन होता है संप्रभुता, रिकॉग्नाइज करी गई हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा, तो उसके ऊपर कोई ऐसी बात हो तो वो जुडिशियल नोटिसेबल होगी, है ना। इसका मतलब है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज की बात हो तो वो जुडिशियल नोटिसेबल है। द डिवीजन ऑफ टाइम, 9 नंबर बात कर लेते हैं। द डिवीजन ऑफ टाइम, द जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, भौगोलिक प्रभाग, भौगोलिक प्रभाग, जुडिशियल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। पब्लिक फेस्टिवल हो कोई, फेस्ट एंड हॉलीडेज नोटिफाई इन ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट के अंदर कोई पब्लिक फेस्टिवल हो, फेस्ट हो, हॉलीडेज हो, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड हो, है ना, पृथ्वी की भौगोलिक वो हो, डिविजन्स ऑफ टाइम हो, ऑफिशियल गजट में ऐसी चीजें हैं तो वो जुडिशियल नोटिसेबल होंगी और उन्हें प्रूव करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं। हो सकता है आप थोड़े से बोर हो रहे हो पर ये लिस्ट आपको पढ़नी है, तो मैं जल्दी से कर देता हूं इसको कंप्लीट। द टेरिटरी अंडर द डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये वर्ड हटाना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि डोमिनियन तो हम है ही नहीं, हमें आजाद करा था एज अ डोमिनियन स्टेट, पर हम संप्रभु है, हम आज किसी के डोमिनियन है, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है। तो इसको हटा के द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये चीज आ गई है सिंपल सा, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये चीज हटा दी गई। तो ये याद रखना है, टेरिटरी ऑफ इंडिया हो। द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ
hostilities between the government of India and any other country or body of persons। ठीक, इसको याद रखना है आपको, बताने जैसा कुछ है नहीं। The names of the member and office of the court, ये कोर्ट से रिलेटेड आ गया। The names of the member and officer of the court, है ना, and of their disputes and subordinate officers and assistants and also all officer acting in execution of its process, है ना, लॉ का काम जो कोर्ट के अंदर कर रहे हैं उसको करते हुए, एंड ऑफ ऑल एडवोकेट्स। अभी ऑल वर्ड हटा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडवोकेट रह गया, अटॉर्नी, प्रोटेक्टर्स, वकील, प्लीडर्स ये हटा दिया, पर अभी आपको याद रखने हैं। एंड अदर पर्सन अथोराइज बाई लॉ टू अपीयर और एक्ट बिफोर इट, और कोई ऐसा व्यक्ति जो लॉ के द्वारा अथोराइज किया गया और जो इसके लिए पेश हो रहा हो, अपेयर हो रहा हो इस एक्ट के लिए। द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और सी, है ना, रोड के कोई कानून जमीन के लिए और सी के लिए। ऐसे मोटिव इसके पीछे यही है कि अगर इन चीजों के ऊपर अगर इनको हम अगर इनको ऊपर जुडिशियल नोटिस वाले चीजें अगर नहीं मानेंगे, इनको ऊपर अगर प्रूफ माने लगे ना, तो अब सिंपल से समझो, एक सपोज करो किसी रेड बत्ती पे चालान काट रहा है कोई, अब वो उसका चालान काटेंगे, वो कहेगा सिंपल सी बात कि भैया पहले ये तो बताओ ये कानून सही भी है, पहले यही पहले प्रूव करो आप। अब वो पार्लियामेंट से वो सारी चीजें डेटा घूसता फिरे, उसके बाद चालान काटे, क्या लॉजिक है इसका। और कोर्ट के अंदर मान के चलो ये चीजों के ऊपर अगर बोल भी दें, परमिशन दे दें, तो कितना टाइम खराब होगा। जो चीजें ऑलरेडी प्रूव हैं, भाई हमारी संसद ने कोई कानून बनाया है, हमारे देश की कोई ट्रीटी है, हमारे देश की कोई रूल है, समुद्र के ऊपर रूल है, किसी और के ऊपर रूल है, हमारे जज साहब की कोई सील है, या जिसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई टाइटल्स हैं, उनका कोई और उनकी कोई जो अथोराइज हुए हैं किसी के जरिए, लेटर के जरिए, अब उसी के ऊपर क्वेश्चन कर दो। जज साहब जिस चीज की कार्रवाई सुन रहे हैं, पहले तो बताओ ये जज साहब सही है, पहले तो ये प्रूव करके दिखाओ कि ये जज साहब ही है। अब ये क्या क्वेश्चन हुआ, अगर ये चीज अगर ना दी होती 57 के अंदर, तो जज साहब के ऊपर ही क्वेश्चन उठ जाता, पहले तो प्रूव यही करा जाए कि ये जज साहब है। तो 57 के अंदर आपको यही याद रखना कि इसकी जो लिस्ट है, आप पढ़ो इसे बार बार बेयर एक्ट से, इसको आपको याद रखना और इससे क्वेश्चन बनते हैं। और पर इसके अंदर डिस्कशन पावर नहीं है जज की। मैं अभी भी कह रहा हूं, सिर्फ ये 13 ही चीजें नहीं है जो जुडिशियल नोटिसेबल है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। जुडिशियल नोटिसेबल वो 56 के अंदर फॉल करेगा, पर ये जो 13 की लिस्ट है, इसके अंदर 57 के अंदर कोर्ट बाउंड है और इस जुडिशियल नोटिस लेना ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन ऑल दीज, ठीक है, ये सब क्लॉज 2 है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर प्रोवाइजो था। इन ऑल दीज द केस रेफर टू इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 जो मैंने ऊपर पढ़ाई थी आपको, जिसमें लिखा था ये कि इसके अंदर ये चीज लिखी हुई थी कि द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट नेमली, ये चीज लिखी हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो भी आपको याद रखना है। 57 में और 56 के अंदर क्या अंतर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम बात कर रहे थे 57 की। इन ऑल दीज को हटा के द केस कर दिया। रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड आल्सो ऑन ऑल मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, है ना, एंड also all matter of public history, literature, science and art the court may restore for its aid to appropriate books or document of reference। अब इसका मतलब ये है कि कोई साइंस से रिलेटेड है, पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, पब्लिक लिटरेचर से रिलेटेड है, पब्लिक साइंस से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए कोर्ट क्या करा, डिस्कशन आ गई यहाँ पे। अगर इससे रिलेटेड है ना, तो इसके अंदर कोर्ट की डिस्कशन है, वो उसके रेफरेंस के लिए कोई बुक्स या कोई डॉक्यूमेंट्स ले सकता है उसको प्रूव करने के लिए।
And if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produce any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. है ना? तो इसमें हमें समझाने की कोई बात जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि इन चीजों के ऊपर अगर हमने कोई रेफरेंस लेना भी है तो जिसे वे पूर्व सुनवाई की पूर्व किसी स्व हस्तांतर लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है, परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार उपेक्षित कर सकेगा। ओवरऑल लाइन का मतलब अगर मैं एक में समझूं तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये अपनी डिस्क्रिप्शन पावर है, ये अपने विवेकानुसार उसका रेफरेंस तो लेंगे ही लेंगे, पर जरूरी नहीं उसी के ऊपर पूरी तरह से कंसीडर करें, अपने विवेकानुसार भी इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर। 13 उनको मैं छोड़ दो, वहां तो सेल का मतलब सेल है, वहां तो लेने ही लेना पड़ेगा जैसा आपको, पर ये 4 आ जाए तो इनके लिए रेफरेंस मांग सकते हो, और इसमें क्या इनकी डिस्कशन पावर भी है, ये अपनी विवेकाशील शक्ति का भी उपयोग करके भी इसको जरूरी नहीं कि रेफरेंस ले ही, उससे भी मतलब जान सकते कि ये जुडिशियल नोटिसेबल ही है। ठीक, ये तो बात होगी सेक्शन 57। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 58। सेक्शन 58 और जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर जो हमारा 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो सेक्शन 53 हो जाएगी। बाकी इस सेक्शंस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आप बिल्कुल समझ लो कि इस सेक्शंस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। जो सेक्शन 58 है, इस सेक्शंस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड, मैं पहले डायरेक्ट पढ़ देता हूं। नो फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट, एक तो खुद पार्टी और पार्टीज हो गए, मतलब पार्टीज कौन हो सकते, प्लेंटिफ डिफेंडेंट है ना, वो पिटीशनर रिस्पोंडेंट पार्टीज हो गई, ये जिनके बीच डिस्प्यूट चल रहा है ये भी वो पार्टीज हैं, और देयर एजेंट, उनके एजेंट हो सकते हैं, मतलब उनके वहां पे कोई कंपनी ने किसी को कंपनी और जैसे किसी पर्सन के भी डिस्प्यूट हो, कंपनी ने एआर जैसे कर रखा हो तो वो एजेंट हो गए। टू एडमिट एट द हियरिंग और विच बिफोर द हियरिंग, है ना, हियरिंग के दौरान एडमिट कर रहे हो या हियरिंग से पहले एडमिट कर रहे हो, दे एग्री टू एडमिट बाई एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स, किसी राइटिंग में हियरिंग से पहले वो लोग एग्री हो रहे हो किसी चीज के लिए, राइटिंग अपने जरिए हाथों से लिख के और किसी चीज को एग्रीमेंट कर ले कि भाई हाँ ठीक है ये बात हम तुम्हारी मानेंगे ही मानेंगे, और which by any rule or pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings। सिंपल समझाऊं तो किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्रवाई के जो पार्टीज हैं, पक्षकार हैं, और या उनके एजेंट है ना, उनके एजेंट ने सुनवाई पर, एजेंट के द्वारा सुनवाई पर, हियरिंग पर क्या कर लिया जाए, उसे एडमिट कर लिया हो, एक्सेप्ट कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी, है ना, एक जो होता है ना बगैर किसी दबाव के, वो इसका देयर हैंड्स का मतलब होता है बगैर किसी दबाव के वो कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, है ना, स्वेच्छा से कोई एक एग्रीमेंट कर रहे हो, उसमें उन्होंने एग्री कर लिया हो। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होता है स्व हस्तांतरित लेख द्वारा स्वीकार किया हो, और ऐसी चीज पे वो सहमत होते हैं जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है
कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है। इसका प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड दैट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्कशन रिक्वायर द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशंस। अब प्रोवाइजो ने इसकी देखो चेंज कर दी, यहां तो बोल दिया कि इसको आवश्यकता नहीं है प्रूव करने की। अगर ऐसा एडमिट कर लिया है, पार्टी ने एडमिट कर लिया, चाहे हेयरिंग से पहले कर लिया हो या हेयरिंग के बाद कर लिया हो, हेयरिंग के दौरान कर लिया हो, चाहे पार्टीज के बीच में हो, मतलब उनकी जो पार्टीज हो गई मतलब पक्षकार या उनकी एजेंट मतलब अभिकर्ता के द्वारा कोई चीज अगर हो गई है तो उन्हें क्या करने की आवश्यकता नहीं है, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रोवाइजो ये कहता है कि कोर्ट की डिस्कशन पावर है इसमें, वो ऐसे जो प्रूफ तत्व है, स्वीकृति जो एडमिट की इन्होंने किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है, ऐसी चीजों के ऊपर भी है ना, तो उन्हें साबित करना है कि नहीं करना है। मान के चलो किसी में कभी कोई चीज मान ली गई हो, एडमिट कर ली हो पार्टी में, फिर भी वो पार्टी कहती कि नहीं उस टाइम ये चीज हमें बताई नहीं, हमारे वकील सामने में समझाई नहीं चीज, जो भी है वॉट एवर, तो कोर्ट वहां पे अपना क्या करेगा, डिस्कशन पावर यूज करेगा और हो सकता है उसको मौका दे दे उसको प्रूव करने का। हो सकता है कई बार फैक्ट ही सामने ना आया और एडमिट हो गया हो। अब ये चीज जो समझने वाली है ना, हियरिंग और विच बिफोर द हियरिंग, इसको मैं समझा देता हूं आपको। मान के चलो ए और बी ये दो पार्टी है, ये कोर्ट है, ठीक, ये सी जो है कोर्ट है, इन दोनों के बीच किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, वो फैक्ट एंड इशू मान लो, कोई भी चीज, प्रॉपर्टी मान लो, कुछ भी। अब ये ए और डी जब ये केस चल रहा है ना, तो ए कोई चीज इसको कोर्ट के अंदर देता है लिख के प्लेंट, उसका ये बी रिप्लाई देता है, जवाब देता है। तो जवाब में ए की कुछ बातें तो भूल मान लेता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो जो चीजें इसने मान ली ये ठीक है, वो एडमिटेड होंगी, वो चीजें, वो फैक्ट एडमिटेड हो गया। अब उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, जिनको नहीं मान रहा है उनको प्रूव करने की आवश्यकता है। एक तो बात ये हो गई। एक क्या हो गई, ये दोनों ने क्या करा था, कोर्ट में आने से पहले कोई एग्रीमेंट करा था, उसके अंदर एडमिट करा था कि भाई मैं ये तेरे को इतने पैसे ये लोन पे दे रहा हूँ, वॉट एवर जो भी है, ये चीजें कह रहा हूं। दोनों ने आपसी सहमति से कोई एक एग्रीमेंट बना लिया हो अपने स्वेच्छा से। तो अब उसमें जो चीजें उन्होंने एडमिट करी है ना, वो भी एडमिटेड है, उनको भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें इसका हो सकता है इसका एजेंट इसकी जगह पे कर ले एडमिट, या इसका एजेंट भी कर ले, यही दोनों करें, कोई भी हो सकता है, पार्टीज और उनके एजेंट। दोनों ही कंडीशन में क्या माना जाएगा कि उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, फैक्ट एडमिटेड है ना। और बाय एनी रूल और प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स, कोई प्लीडिंग्स उन्होंने एडमिट कर रखी हूं। चलो और एग्जांपल इजी करते हैं, जैसे ए और बी के बीच पैसे का लेन देन है। मान के चलो ये ए कह रहा है कि इसने मेरे 1 लाख रुपए बी ने लिए हुए, अब इसकी रिकवरी के लिए इसने सूट डाला, तो इसने डाला भाई। अब बी ने रिप्लाई दिया कि 1 लाख नहीं, 20,000 रुपए इसके हैं मेरे ऊपर बस, तो 20,000 तो उसका कर्ज बचता है, 80,000 मैंने लौटा दिए, तो 20,000 ये क्या हो गया, एडमिट हो गया। तो इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी 80 मैंने लौटा दिए थे। तो अब फैक्ट एंड इशू कितने का, 80 का, जब 20 तो उसने एडमिट कर लिए, तो 20 फैक्ट एंड इशू नहीं रह गया, अब इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, कोर्ट ये कहता है, कोर्ट की डिस्कशन पावर है, वो चाहे तो ये जो बी बंदा है इसको मौका दे दे ये भी प्रूव करने का, जो 20 ऐसे एडमिट करे, तो इसको भी बताने के लिए कि वो गलती से एडमिट हो गए, जो भी वॉट एवर, वो कोर्ट प्रोसीडिंग है। डिस्कशन पावर जज की होती है, वो सर्कमस्टांसेस केस बाय केस अलग होती है, तो वहां इसको मौका दिया जा सकता है। ऐसे कोर्ट के अंदर बहुत सारी प्रोसीडिंग चलते हैं, उनके अंदर अगर पार्टी कोई चीज एडमिट कर लेती है, चाहे पार्टली कर ले, चाहे उससे ज्यादा कर ले, चाहे पूरा कर ले, अगर चीज एडमिट कर ली है ना, तो उसको फिर प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, ये यही बात करता है। और इसने ये भी बता दिया, चाहे तो हियरिंग से पहले कर रहा हो, चाहे हियरिंग के बाद कर रहा हो, चाहे हियरिंग के दौरान कर रहा हो, चाहे कोई सी एग्रीमेंट के जरिए करो, उन सारी कंडीशंस के अंदर फैक्ट एडमिटेड है, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो फैक्ट एडमिटेड है और उन्हें साबित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब
मतलब ये कि जिन फैक्ट की स्वीकृति हो चुकी है उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। जिन तथ्यों की स्वीकृति हो गई है उनको साबित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, ये बात बड़ा क्लियर है कि आप ये नहीं कह सकते कोर्ट को कि कोर्ट उनको मौका देगा ही नहीं देगा। ये जज साहब की मर्जी है, जज साहब की यहाँ डिस्कशन पावर है। जज साहब को अगर ऐसा लगता है कि नहीं इसको एक मौका देना चाहिए साबित करने का, तो एडमिट फैक्ट के ऊपर भी उसे प्रूव करने के लिए जज साहब लिबर्टी दे सकते हैं उस बंदे को, पर्टिकुलर उस पार्टी को, और वो उस चीज के लिए एविडेंस ला सकती है कोर्ट में और उसे प्रूव भी कर सकती है। ये इसका प्रोवाइजो कहता है, तो ये आपको याद रखना। आई होप तीनों सेक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गई। 56, 57, 58 तीनों बात इसी चीज की करती है कि जो फैक्ट है विच नीड्स नॉट टू बी प्रूव। अगर एक बार कोई फैक्ट है जिनको साबित करना आवश्यक नहीं, पर मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर जज साहब की डिस्कशन पावर है, चाहे एडमिट हो चाहे कुछ भी हो रखा हो, जज साहब चाहेंगे तो दे सकते हैं मौका। पर 57 के अंदर जो लिस्ट है, अब उसको बिल्कुल याद रखो, जो 13 आइटम्स है उनमें जज साहब पूरी तरह से बंद है। एक 57 है जो जज साहब को बाउंड कर रही है, बाकी 56 है वो भी डिस्कशन पावर दे रही है, 58 है वो भी डिस्कशन पावर दे रहा है इसका प्रोवाइजो, और 57 में तो स्कोप दे ही रखा है काफी, 56 में सॉरी, पर 57 में बाउंड है। पर 57 के बाद 13 के बाद जो उसके सब क्लोज 2 है जो प्रोवाइजो टाइप में, उसके अंदर जो 4 लिखे हैं, साइंस हो गया, जैसे आपका आर्ट हो गया, जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज है, हिस्ट्री हो गई, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, पब्लिक आर्ट हो गई, तो उससे रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए, रेफरेंसेस ले सकते हैं। पर रेफरेंसेस ले और उसको वो माने ये भी जरूरी नहीं, ये डिस्कशन पावर है जज साहब की। तो जब डिस्कशन आ गई पावर तो वहां जज साहब के पास अनलिमिटेड स्कोप आ जाता है। पर इसके लिए भी प्रिंसिपल डिसाइड है सारी चीजों के लिए, आए दिन जजमेंट आती है वो बताती रहती है, जज साहब की ड्यूटी भी बाउंड करता रहता है सुप्रीम कोर्ट कि भैया कितना तक आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन आया आप वो कर रहे हैं। हर चीज अगर आप कोई कर रहे हैं ना, किसी फैक्ट को आप ये बोल रहे हैं ना कि जुडिशियल नोटिसेबल नहीं है, इसके ऊपर मैं जुडिशियल नोटिस नहीं ले रहा हूं, तो आपको रीजन लिखने पड़ेंगे क्यों इसको आप जुडिशियल नोटिस नहीं मान रहे हो, या इस चीज को जुडिशियल नोटिस में मान रहे हो तो क्यों मान रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ये चीज तो करनी पड़ेगी, ये तो ड्यूटी है जज साहब की। ठीक है, तो ये था आज की सेक्शंस का निचोड़। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप बार बार रिपीट करें। बाकी इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, तो उसके लिए कोई इश्यू है ही नहीं। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया, है ना। इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, आप यही प्रैक्टिस कर लो। 3 सेक्शंस जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको पकड़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन कहीं जाने वाला ही नहीं, आपका निकलेगा ही नहीं। चलो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। No fact of which the court will take notice need to be proved. Fact admitted need not be proved. All fact and the content of document may be proved by oral evidence. ठीक, oral evidence must be direct. बताओ, सोचो और बताओ मुझे। मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इसको सोचो ध्यान से। क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आंसर इनका होगा। आप पढ़ो, बहुत इजी है इनके आंसर। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है, आपको ये देखना, सही है ये नहीं देखना है, कौन सी सही नहीं है वो देखनी है आपको।
बताओ। एक स्टेटमेंट है जो इसमें बड़ा अजीब सी लग रही है, ऑल फैक्ट्स एंड द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, सभी फैक्ट और उनके कंटेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर तो बड़ा इजी था। बाकी स्टेटमेंट कोई भी आपको गलत नहीं लग रही होगी। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक नोटिस नीड बी प्रूव्ड, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव, ये बता। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, है ना। सिर्फ एक ही चीज अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो अगर ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो रहा है ना तो कोई इशू नहीं है, आगे आने वाली सेक्शंस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब तक आप होल्ड रखिए। पर ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने आपको इसलिए पूछ लिया। फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज इंक्लूड फैक्ट विच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट और बिफोर द हियरिंग, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट मेड ऑन ऑथ any registered document, statement made in plain or written statement supported by affidavit, बताओ किसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है? इस चीज को पढ़ तो लिया ही आपने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान दें स्टेटमेंट के ऊपर। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया आर जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट। है सही बात क्या? ये जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, उनकी प्रोसीडिंग्स। रूल्स ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी आर नॉट जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट। क्रिमिनल लॉ इन फोर्स इन इंडिया इज जुडिशियल नोटिसेबल। तीन स्टेटमेंट। अब इसमें ये लिखा है फैक्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, कौन सी सही है? केवल एक, तो केवल एक सही है, मतलब दो गलत है। आप सोचो, दो और तीन, मतलब एक गलत है, दो और तीन सही है। एक दो तीन, क्या तीनों सही है या एक और तीन सही है? आप बताओ। रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी आर नॉट, देखो कितनी बार एक डाला नॉट। आर जुडिशियल नोटिसेबल लिखता तो ये सही था, पर यहां नॉट लिख दिया। ऐसे आपको क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक और तीन। पहली बात भी सही है, तीसरी बात भी सही। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, कौन से फैक्ट जो है इनमें से जो नीचे दिए गए हैं उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है? ओरल एविडेंस को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव, फैक्ट टेकन जुडिशियल नोटिस बाय कोर्ट, रेलिवेंट फैक्ट। आंसर इज सी। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जुडिशियल नोटिसेबल है, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल, कौन से फैक्ट है जुडिशियली नोटिसेबल है? मे बी प्रूव्ड, उनको प्रूव किया जाएगा। नीड नॉट बी प्रूव, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। नीड टू बी प्रूव्ड, उनको प्रूव करने की आवश्यकता है। नन ऑफ द अबव, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, द फैक्ट विच आर कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टा, कुछ ऐसा था ही नहीं मेरे भाई। द फैक्ट विच आर रिटन इन द पुलिस स्टेटमेंट, टन टन। द फैक्ट विच आर एडमिटेड, ओके। नन ऑफ द अबव अपने आप में कट जाएगा, तो आंसर इज सी। रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स, पॉइंट आउट ऑफ विच वन द कोर्ट मे नॉट टेक जुडिशियल नोटिस। बताओ, पढ़ो ये जो नीचे लिखी गई है उनमें से कौन से पे जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जा सकता। द महात्मा गांधी वाज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948, क्या इस बात पे जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जा सकता? याद रखो, बाद में बताऊंगा मैं, पढ़ो तब तक। द राइट्स टुक प्लेस आफ्टर हिज डेथ, दैट सेवरल पर्सन वर किल्ड इन द सेड राइट्स, बहुत सारे व्यक्ति मारे गए। द ग्रीस एंड फ्रेंड सीरीज लॉस्ट देयर लिव्स इन सेड राइट्स, तो ग्रीस और उसके फ्रेंड जो है सीरीज। अब ये देखो बिल्कुल जो सेक्शन जो मैंने आपको बताई थी 56 जो बताई थी उसके अंदर नोटिसेबल ऐसे ही
उससे रिलेटेड है ये। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई। ये जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट है भैया, सबको पता है कि गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो एक बात तो ओके ये है, ठीक। द राइट्स टू प्लेस आफ्टर हिज डेथ, अगर राइट हुए होंगे कहीं किसी स्थान पे विशेष पे और उसके बाद किसी की डेथ हुई है तो ये राइट्स के बारे में तो पता होगी, जुडिशियल नोटिसेबल है, ये न्यूज में आया होगा, सब जगह आया होगा, जज साहब को पता होगा, एक प्रोबेबल पर्सन है उनको पता होगा। द सेवरल पर्सन वर किल्ड इन सेड राइट्स, बहुत सारे व्यक्ति भी मरे होंगे इन राइट्स में, ये भी एक अंडरस्टूड है जुडिशियल में। द ग्रीस एंड हिज फ्रेंड्स सीरीज लॉस्ट देयर लिव्स इन द सेड राइट्स, ये पता हो सभी को, ये जरूरी नहीं है। देखो कितना बहुत बहुत बारीक, अब यही जज की डिस्कशन पावर है, नहीं पता उनको, और सारे लोगों को पता नहीं होगा। हाँ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ ये पता होगा, महात्मा गांधी मरे कब ये पता होगा, है ना। महात्मा गांधी जो जो फैक्ट है वो सबको पता है, कोई हिस्ट्री का फैक्ट है तो सबको पता है। ऐसे राइट्स को लेकर कोई न्यूज आ गई, मैंने ऐसा ट्रेन का बताया था कि ट्रेन मान लो हड़ताल है तो ये रूल आया होगा, ऐसे राइट्स है तो आप पुलिस डिप्लॉय करी गई होंगी, सारी चीजें हुई हुई, कितने लोग मरे न्यूज में आएगा और सब चीज समझ गई। पर ये ग्रीस और उसके फ्रेंड मरे हैं, अगर ये कोई आगे स्टोरी इस तरह की बताता है कि उस राइट्स के अंदर मरे हैं तो इसे भी जुडिशियल नोटिसेबल मान लोगे। भाई कौन ग्रीस, कौन कौन सीरीज, कोर्ट यही कहेंगे जज साहब यार कौन है ये, हमें नहीं पता, हम तो नहीं लेते इस पे जुडिशियल नोटिस, तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो आंसर इज डी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच फैक्ट्स अंडर द एविडेंस एक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, कौन से फैक्ट है एविडेंस एक्ट के अंदर जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोज विच आर डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड, दोज विच आर जुडिशियली नोटिसेबल, दोज विच आर एक्चुअली एडमिटेड, ऑल ऑफ द अबव। बताओ आंसर इज बी, दोज विच आर जुडिशियली नोटिसेबल है उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, बाकी ये है दोज विच आर एक्चुअली एडमिटेड, एडमिट हो तब भी उनको प्रूव करने की आवश्यकता है। फैक्ट ऑफ विच जुडिशियल नोटिस हैज टू बी टेकन बाय द कोर्ट आर स्टेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एक्ट, जुडिशियल नोटिस कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा, कौन सी सेक्शन के द्वारा बताओ, बोलो बोलो। तीनों सेक्शन जो है ये जुडिशियल नोटिस से ही है। आंसर इज सोचो और बताओ, थोड़ा सा ये रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में जो ये कहना चाह रहा है ना, ये डिस्कशन पावर वाली बात कहना चाह रहा है कि जिसमें डिस्कशन पावर नहीं है उस सेक्शन की बात कर रही है, जहां पे जज साहब बाउंड है। मैंने आपको इतनी हिंट दे दी। आंसर इज बी। अरे इसी के अंदर लिस्ट है ना, यस। अंडर सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन ओवरसीज एक्ट है, धारा 57 के अंतर्गत द कोर्ट इज नॉट बाउंड, कोर्ट बाउंड नहीं है टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, कौन से फैक्ट के ऊपर कोर्ट बाउंड नहीं जुडिशियल नोटिस लेने के लिए। देखो वर्ड यूज हुआ है बाउंड। The existence of every state recognized by the government of India, the title of every state recognized by the government of India, the national flag of every state recognized by the government of India, the national emblem of every state recognized by the government of India। तो आप उस लिस्ट में आप ध्यान रखो क्या क्या था क्या नहीं था। तो ये एम्बलम जैसी शब्द जो है ना, मैंने कहा था ना इस लिस्ट को याद करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, यहाँ इंपॉर्टेंट होगी। देखो एम्बलम डाल दिया, नेशनल एम्बलम, फ्लैग था बिल्कुल था, टाइटल थे स्टेट के बिल्कुल थे, एग्जिस्टेंट ऑफ एवरी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल था, द नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट बिल्कुल था, एम्बलम डाल दिया। देखो ये तो नहीं था, ऐसी कुछ और चीज डाल देगा आपको लगेगा कि ये होना चाहिए था, है ना। फ्लैग दिया, ये नहीं दिया। द टर्म जुडिशियल नोटिस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मींस, जुडिशियल नोटिस जो टर्म है उसका एविडेंस एक्ट के अंदर मतलब क्या है, नोटिस गिवन बाय द कोर्ट,
क्या कोड के द्वारा नोटिस दिया गया वो है? इंफॉर्मेशन गिवन टू दी कोड, कोड को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो मतलब इसका। टू आस्क फॉर एविडेंस, एविडेंस के लिए पूछने वाली बात हो, कोई पूछा जाए, वो है टू रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ समथिंग एन एग्जिस्टेंस। तब आपको याद आ गया होगा, अगर आपने मेरा लेक्चर से पहले इस लेक्चर को ही सुना है तो आपको याद हो गया, इस आंसर इज सी। बिल्कुल सही बात। कोड क्या कर रहा हो, उसके लिए रिकॉग्नाइज कर रहा हो विदाउट प्रूफ कि ये जो ये फैक्ट है, जो चीज है, ये एग्जिस्टेंस करती है, इसका अस्तित्व है। यस, तो आज का लेक्चर यहीं करेंगे समाप्त। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैं आपको समझा पाया हूँगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मैंने वैसे काफी हद तक आपको इलिस्ट्रेशन इसके दे दिए हैं, फिर भी अगर नहीं आता है आप तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके कभी पूछ सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके ये QR कोड स्कैन करके इजिली इसकी PDF वहां से ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। और बहुत जल्दी अब मैं वीडियो डालता रहूंगा। एक थोड़ा सा डिले हुआ था अभी बीच में, किसी कारण बस मेरी हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो कुछ मैसेजेस मेरे पास आ गए थे कि सर इसके आगे के और वीडियोस डालो, तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा। नो डाउट जो इसको रेगुलर देख रहे हैं वो देखते रहें, और मैं ये वीडियोस डालूंगा। वो 5-6 लोग ही हों उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये PDF और ये समय, ये जो मैंने जो चीज स्टार्ट की है ना, ये कंटिन्यू रहेगी। और ये वीडियोस हमेशा यूट्यूब पे रहने वाले, ये कभी हटने वाले नहीं है। और ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे चैनल पे जाके आप इसकी PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको PDF मिलती रहेगी। और आगे के सेक्शन है वो भी मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ कंपेयर करके आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। इससे आगे की सेक्शंस को लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं